ह्यूमन क्रोकोडाइल यानी इंसानी घड़ियाल या फिर घड़ियाली इंसान। वैसे ऐसे बहुत सारे घड़ियाल हैं जो कि इंसान के रूप में हमारे आसपास घूम रहे हैं। खैर उस तरफ हम नहीं जाते हैं। अब टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो कौन इंसान होगा जिसको लोगों ने ह्यूमन क्रोकोडाइल का नाम दिया था। आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से उसको लोगों ने ये नाम दिया था। चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन। लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। आज की कहानी हमें लेके चलती है हैम्पशायर इंग्लैंड में। हैम्पशायर एक सेरेमोनियल काउंटी है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में। अब इसे आप एक तरह की नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटी भी कह सकते हैं। अब हैम्पशायर अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब टूरिस्ट अट्रैक्शन में सबसे ऊपर आते हैं उसके डॉकयार्ड्स। अब ये डॉकयार्ड्स इसलिए फेमस हैं क्योंकि हैम्पशायर की नेवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है। अब नेवी की बात हो रही है तो हैम्पशायर का रॉयल नेवी सबमरीन म्यूजियम बहुत ज्यादा फेमस है। इसके साथ साथ हैम्पशायर के कैसल्स भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब इसी काउंटी में साल 1825 में जन्म हुआ था विलियम प्रिचार्ड का और इनकी फैमिली भी एक नेवल फैमिली थी। इनके पिता का नाम था जॉन वाइट प्रिचार्ड जो कि एक कैप्टन थे। साल 1840 में जब एडवर्ड की उम्र 15 साल थी तो वो एक सर्जन के अंडर काम करने और सीखने लगे और साल 1946 में किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल जो कि लंदन में है वहां से ग्रेजुएशन कर ली और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही उन्होंने नेवी ज्वाइन कर ली। नेवी में वो एज अ सर्जन असिस्टेंट काम करने लगी। अब वहां के रॉयल नेवी की एक फेमस शिप थी जिसका नाम HMS विक्ट्री था। अब हमारे विलियम ज्यादातर उसी पे काम करते थे, लेकिन आने वाले कई सालों में उन्होंने और दूसरी कई शिपों पे काम किया। अब हम आते हैं साल 1850 पोर्ट्समाउथ में जो कि इंग्लैंड की एक सिटी है। बेसिकली ये शहर नेवी के बेस के लिए फेमस है। यहाँ पे एडवर्ड की मुलाकात हुई मैरी जेन टेलर से जो कि एक रिटायर्ड सिल्क मर्चेंट की बेटी थी और वो एडिनबर्ग से बिलोंग करती थी। वो यहाँ पे अपने अंकल के साथ रहनी थी जो कि एक रिटायर्ड नेवल सर्जन थे और उनका नाम था डॉक्टर डेविड कोहेन। और वहीं पे बिना किसी देरी के एडवर्ड और मैरी को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैरी की फैमिली को भी एडवर्ड बहुत पसंद आए और बिना किसी देरी के साल 1851 में उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों ने 5 बच्चे पैदा किए जिसमें 3 बेटी थी और 2 बेटे थे। उसके बाद अचानक से एडवर्ड ने नेवी से रिजाइन दे दिया और यॉर्कशायर में जाकर जनरल प्रैक्टिशनर बन गए। अब साल 1859 में एडवर्ड की जिंदगी ने बहुत बड़ा टर्न लिया। पहले तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया और उसके साथ साथ उनके फीमेल पेशेंट्स ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए एडवर्ड के अजीब से बिहेवियर को लेकर। और ये सब मद्देनजर रखते हुए एडवर्ड अपनी फैमिली के साथ ग्लासगो स्कॉटलैंड में शिफ्ट हो गए। इसके बाद उनकी मेडिकल क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। बाद में ये चीज सामने आई कि एडवर्ड ने जर्मन यूनिवर्सिटी से सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है। दूसरी तरफ एडवर्ड एडिनबर्ग में मैरी के पेरेंट्स के साथ रह रहे थे जब तक कि उनका घर तैयार नहीं हो जा रहा था। अब एडवर्ड के अजीब से बिहेवियर के बहुत सारे किस्से हैं। जैसे एक बार उन्होंने ये बोल दिया था कि वो जनरल गैरिबल्डी के दोस्त हैं। अब जिसको जनरल गैरिबल्डी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि वो इटली किंगडम के डेप्यूटी थे। उसके साथ साथ वो बहुत ही मजबूत आदमी थे और उनकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक बार एडवर्ड ने किसी से ये भी बोला हुआ था कि उनके भाई सेलोन के गवर्नर जनरल थे। अब सेलोन श्रीलंका का पुराना नाम था। दूसरी तरफ एडवर्ड की लाख कोशिशों के बावजूद ग्लासगो की मेडिकल सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। अब बेसिकली ये बोला जाए तो उनकी दुकान कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। अब एडवर्ड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उनकी सोचिहल स्ट्रीट में कई सारी प्रॉपर्टीज थी। अब ये स्ट्रीट उस टाइम की बहुत मानी जानी स्ट्रीट थी। अब नंबर 11 बर्कले टेरेस पे उनकी एक प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी के एटिक में उनकी सर्वेंट रहती थी जिसका नाम एलिजाबेथ मैग्रेन था और उनकी उम्र 25 साल थी। अब 6 मई साल 1863 को एक पुलिसमैन ने यह नोटिस किया कि वहां पे आग लग गई है और ये टाइम था रात के 3 बजे। पुलिसमैन ने तुरंत घर का दरवाजा कई बार खटखटाया लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। एडवर्ड ने भी एलिजाबेथ के लिए कई आवाज लगाई लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब आग की शुरुआत
बेडरूम से हुई थी और ये चीज पता लगाई गई कि वहां एलिजाबेथ ने बाहर आने की कोई भी कोशिश नहीं करी थी। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही अनकॉन्शियस थी, उसे किसी तरह का ड्रग दिया गया था और क्या पता कि वो पहले से ही मर चुकी थी। अब शहर में ये यूमर फैल गया कि एलिजाबेथ और एडवर्ड का अफेयर चल रहा था और उसके साथ साथ एलिजाबेथ प्रेग्नेंट थी। पुलिस का शक थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया जब ये चीज सामने आई कि आग के टाइम पे न तो मैरी जेन न ही कोई और सर्वेंट घर पे था, लेकिन एंड में इस वारदात को एक एक्सीडेंट का ही नाम दिया गया और ये बताया गया कि गैस लाइट की वजह से एलिजाबेथ के बेड के नीचे आग लग गई थी और उसी वजह से पूरे एटिक में आग लग गई। इसके बाद एडवर्ड की फैमिली एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गई जो कि था 22 रॉयल क्रेसेंट पे। वहां पे एडवर्ड ने एक 15 साल की सर्वेंट को हायर कर लिया था और जिसका नाम था मैरी मैक्लॉयड। अब एडवर्ड मैरी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था और जब उसकी बीवी और बच्चे गर्मियों की छुट्टी में डुनून गए हुए थे तब उसने जबरदस्ती मैरी को सिड्यूस करने की कोशिश करी थी। इसके बाद एडवर्ड ने एक और प्रॉपर्टी खरीद ली जो कि थी सोशीहल स्ट्रीट पे और उसका नंबर था 131। ये प्रॉपर्टी थी लगभग 2000 पाउंड की और उस टाइम पे एडवर्ड इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी वाइफ मैरी के मदर ने उनको ये घर लेने में सपोर्ट किया और बचा कुछ अमाउंट लोन पे गया। इसके बाद लेट 1864 में एडवर्ड की बीवी ने उनको मैरी मैक्लॉयड को किस करते हुए पकड़ लिया और कुछ ही दिनों बाद मैरी मैक्लॉयड प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। अब एडवर्ड उनसे ये वादा करते हैं कि अगर वो एबॉर्शन करवा लेती हैं तो आगे चल के वो उनसे शादी कर लेंगे। और कुछ ही दिनों बाद एडवर्ड की बीवी मैरी जेन बीमार पड़ जाती हैं। जब एडवर्ड ने उनका चेकअप किया तो ये चीज सामने आई कि मैरी को गैस्ट्रिक फीवर है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो इस चीज से रिकवर हो जाती हैं। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये चीज भी सामने आई कि एडवर्ड बहुत ही भारी मात्रा में बहुत ही खतरनाक जहर खरीद रहे हैं और उनमें से कुछ जहर थे टार्टराइज्ड एंटीमोनी और टिंक्चर ऑफ एकोनाइट। अब नए साल पे मैरी जेन एक बार फिर से बीमार पड़ जाती हैं और उनके पेट में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। जब उनके कजन जो भी एक डॉक्टर थे उन्होंने डायग्नोसिस किया तो उन्होंने मैरी को मस्टर्ड पॉल्टाइस के साथ साथ शैंपेन और आइस लेने के लिए बोला, लेकिन इसकी वजह से मैरी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद उन्होंने एक और डॉक्टर से कंसल्ट करने का सोचा। इस बार ये डॉक्टर उनके भाई का पुराना दोस्त निकलता है जो कि उनके भाई के साथ यूनिवर्सिटी में क्लासमेट था। प्रेजेंट में वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मेडिसिन के। अब उनके चेकअप के अकॉर्डिंग ये चीज सामने आई कि मैरी जेन को हिस्टेरिया भी है और उसके साथ साथ उनको शराब पीने की आदत है। अब उन्होंने उनको ब्रेड, मिल्क और बॉइल्ड एग्स खाने के लिए बोला था। अब अपनी बेटी को बीमार देखते हुए मैरी जेन की मदर, जिनका नाम जेन टेलर था, वो उनके पास रहने के लिए आ गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगे और उन्होंने इसकी वजह से पेन रिलीफ ले ली। जेन को वैसे ही कुछ दवाइयां चल रही थी और उसका नाम था ओपीएम। अब उनका 3 मंथ्स का दवाइयों का कोर्स था, लेकिन परेशानी की वजह से उन्होंने ये सारी दवाइयां लगभग 2 ही हफ्तों में खत्म कर दी। अब जेन और मैरी दोनों की ही हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इसके बाद उनका चेकअप करने आए डॉक्टर जेम्स पैटरसन। अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये बताया कि जेन को ये सारी दिक्कतें एक्सेसिव यूज ऑफ ओपीएम की वजह से हुई हैं। लेकिन बेचारे जेम्स हमारे एडवर्ड प्रिचार्ड के शैतानी खेल से वाकिफ नहीं थे और उसी दिन यानी 25 फरवरी को ही जेन की डेथ हो जाती है। इसके बाद एडवर्ड ने उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उन्होंने कॉज ऑफ डेथ में पैरालिसिस एंड एपोप्लेक्सी लिखा। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जब जेन का फ्यूनरल एडिनबर्ग में हो रहा था तब वहां पे एडवर्ड बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर जेम्स पैटरसन लगातार मैरी जेन को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैरी की हालत लगातार खराब हो रही थी और आखिरकार महज 38 साल की उम्र में मैरी जेन की डेथ हो जाती है। इस बार भी उनके हस्बैंड ने डेथ सर्टिफिकेट बनाया और कॉज ऑफ डेथ में ये लिखा कि उन्हें गैस्ट्रिक फीवर था। जब ये चीज डिसाइड हुई कि मैरी को उनकी मदर के साइड में ही दफनाया जाएगा, उससे पहले कोर्ट का एक बंदा आकर ये चीज इन्फॉर्म करता है कि दोनों ही वुमेन की डेथ को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसी वजह से एडवर्ड को अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन मैरी की फैमिली इस चीज से अग्री नहीं होती है क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी भी हालत में एडवर्ड इतना बुरा काम कभी नहीं करेगा। जब दोनों ही औरतों की बॉडी को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये चीज सामने आई कि उनकी बॉडी में से जहर मिला है और वो जहर था एंटीमोनी। अब क्योंकि पब्लिक और मीडिया एडवर्ड के शैतानी खेल से वाकिफ नहीं थे तो उनके रिएक्शन बहुत ज्यादा अजीब थे
किसी को भी इस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा था। इसके बाद एडवर्ड का ट्रायल स्टार्ट हो गया जुलाई साल 1865 में एडिनबर्ग में। इसमें एडवर्ड ने अपने बच्चों को फोर्स किया ताकि वो उनके बारे में अच्छा बोले और ये भी बोले कि वो उनकी माँ से कितना ज्यादा प्यार करते थे। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये चीज सामने आई कि एडवर्ड लगातार अपने ट्रायल में रोए जा रहे थे। जब मैरी जेन का फ्यूनरल हो रहा था तो एडवर्ड अपनी वाइफ को एक आखिरी बार देखना चाहते थे, तो उन्होंने कॉफिन का लिड हटाया और अपनी बीवी को एक आखिरी बार किस किया। जब लोगों ने उन्हें वहां रोते देखा तो लोग ये बोलने लगे कि ये सारे आंसू झूठे हैं, घड़ियालू हैं, यानी क्रोकोडाइल के आंसू हैं। और उसी दिन उनका नाम पड़ा था ह्यूमन क्रोकोडाइल, जो कि वहां के लोगों ने ही उन्हें दिया था। अब कोर्ट में उनका और मैरी मैक्लॉयड का अफेयर को भी सामने लाया गया। उसके साथ साथ सारे जहर के यूज के प्रूफ को भी कोर्ट में लाया गया। अब एडवर्ड प्रिचर्ड की सारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई थी। लगभग 1 घंटे लगे थे ज्यूरी को उनको गिल्टी पाने में और लॉर्ड इंग्लिश ने उनका सेंटेंस पास कर दिया। अब अपने करतूतों की वजह से एडवर्ड को फांसी होगी। जब उनकी फांसी को 21 दिन बचे थे तब वो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गए और जेल में ही उन्होंने अपने सारे क्राइम को एक्सेप्ट किया। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ और वाइफ को मारा है, लेकिन उन्होंने एक चीज और ऐड करी कि उनके इस खेल में मैरी मैक्लॉयड साथ नहीं थी। उन्होंने अकेले ही उन दोनों औरतों को जहर दिया था। अब ये चीज उन्होंने इसलिए बोली क्योंकि कोर्ट में और उसके साथ साथ बाहर न्यूज़पेपर और मीडिया में ये चीज उछाली जा रही थी कि शायद एडवर्ड के साथ मैरी मैक्लॉयड भी इस चीज में शामिल थी। अब दिन आता है 28 जुलाई साल 1865 का। डॉक्टर एडवर्ड प्रिचर्ड जेल स्क्वायर पहुंचे, जो कि ग्लासगो ग्रीन के पीछे है और सॉल्ट मार्केट से बहुत नजदीक है। अब एग्जैक्टली सुबह के 8 बजे उन्हें फांसी होनी थी। अब एडवर्ड के एग्जीक्यूटर थे विलियम कैलक्राफ्ट, जिनको लगभग 45 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज में। अब वहां पे लगभग 1 लाख लोग आ जाते हैं। जब धीरे धीरे एडवर्ड हैंगमैन के पास पहुंच रहे थे तो पूरा क्राउड बहुत ज्यादा चीयर कर रहा था। अब एडवर्ड ने अपनी फाइनल प्रेयर पढ़ी और उनके मुंह को कवर कर दिया गया। इसके बाद एज एक्सपेक्टेड उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब उनकी लाश को एक इनफेमस ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया, जो कि सिर्फ मर्डरर्स के लिए ही बना हुआ था। डॉक्टर एडवर्ड का एग्जीक्यूशन इसलिए इतना ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि ये एग्जीक्यूशन स्कॉटलैंड का आखिरी पब्लिक एग्जीक्यूशन था। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एडवर्ड जैसे लोगों को पहले बहुत ही आसानी से फांसी हो जाया करती थी, क्योंकि अब ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस चीज़ से तो आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। खैर, एडवर्ड जैसे लोगों पे आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाली कुछ वीडियोस में शायद से इंट्रो और आउट्रो में मैं आपको ना दिखूं, क्योंकि मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के पास होली के लिए और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इवन जस्ट अभी मैं ये रिकॉर्ड कर अपने घर से ट्रेन के लिए निकलने वाला हूँ। वीडियोस तो कंटिन्यूसली आएंगी, लेकिन शायद से आगे और पीछे यानी इंट्रो और आउट्रो में मैं ना दिखूं। पिछले कुछ टाइम से मेरा यूट्यूब इतना बेहतरीन नहीं चल रहा है, लेकिन प्लीज़ अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को वापस ज़रूर उठाएंगे। एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल यानी द मिस्टीरियस 329 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बेहतरीन इनफेमस ट्विस्टेड केसेस आप सब लोगों के लिए लगातार लाता रहूँगा। और जब तक हम अगली बार नहीं मिलते तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं तो यहीं पे हूँ और ऐसे ही बेहतरीन केसेस आप सब लोगों के लिए लाता रहूँगा।